नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रूट पर। मैं हूं दिनेश साहू और हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। भारत की मिट्टियों को हम स्टडी कर रहे थे और 2 लेक्चर ऑलरेडी हमारे के अंतर्गत कंप्लीट हो गए हैं। प्रीवियस वीडियोज यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सभी लेक्चर मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। आज भारत की मिट्टियों के अंतर्गत 3rd लेक्चर को हम डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम खासतौर पर मृदा अपरदन को समझेंगे। ठीक है, कैसे मृदा अपरदन होता है, ठीक है, इसके संरक्षण के उपाय को हम समझेंगे। अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 8 प्रकार की जो मिट्टियों का क्लासिफिकेशन किया था भारत में, उन सभी 8 मिट्टियों को हमने डिस्कस कर लिया था। तो प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिए, तभी आपको आज का वीडियो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आप हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, जीएस का फाउंडेशन कोर्स हो गया, एसएससी का फाउंडेशन कोर्स हो गया। बहुत सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर लाइव और रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको इंडिविजुअल बैचेस भी मिल जाते हैं। मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ हिस्ट्री का जो हमारा कोर्स है वो आप अवेल कर सकते हैं। सिर्फ पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ पॉलिटी की कोर्स ही अवेल कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल कोर्सेज भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, रिकॉर्डेड और लाइव दोनों। ठीक है, इसके अलावा मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, इंडियन ज्योग्राफी हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, तो यहाँ पर आपको मेरे ज्योग्राफी के भी बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। तो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरीके के कोर्सेज मिल जाते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़ करके ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक और नया बैच स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, फरवरी माह से ही होने वाला है, तो वो बैच भी आप अवेल कर सकते हैं ज्योग्राफी का। ठीक है, तो बिल्कुल अपडेटेड चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। चलिए देखिए, अभी तक हमने 2 लेक्चर भारत की मिट्टियों के अंतर्गत कवर कर लिए थे और इसमें हमने टोटल 8 प्रकार की जो मिट्टी हैं, 8 टाइप्स की जो मिट्टी है, इनको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इसमें मैंने आपको 4 कुछ प्रमुख मिट्टियां बताई थी, जैसे कि एक जलोढ़ मिट्टी होती है, इसको हम एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं। काली मिट्टी जिसको हम ब्लैक सॉइल बोलते हैं, ठीक है, कॉटन सॉइल भी इसको हम बोलते हैं। तीसरी मिट्टी हमने लाल पीली मिट्टी को डिस्कस किया था और चौथी मिट्टी लेटेराइट मिट्टी। इसके अलावा 4 अन्य मृदाएं थी, जैसे कि मरुस्थलीय मिट्टी को हमने डिस्कस किया था, लवणीय मिट्टी को हमने डिस्कस किया था, पर्वतीय मिट्टी को डिस्कस किया था, और जो पीटमय मृदा होती है जो डेल्टाई क्षेत्रों में मिलती है। तो ये टोटल 8 प्रकार की मिट्टियों के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, अभी हम डिटेल में डिस्कस कुछ भी यहाँ पर नहीं करने वाले, ना ही इनको रिवाइज करने वाले हैं, क्योंकि टाइम यहाँ पर वेस्ट होता है आपका। ठीक है, तो कोई भी आपको डाउट हो प्रीवियस के लेक्चर आप जरूर देख लीजिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा को समझेंगे। ठीक है, देखिए एक पीएच स्केल होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है 7, 7 के नीचे अम्लीय और 7 के ऊपर हो जाता है क्षारीय। ठीक है, अम्लीय एसिडिक जिसको हम बोलते हैं, और क्षारीय मतलब बेसिक नेचर। ठीक है, यदि किसी मिट्टी का पीएच वैल्यू, पीएच एक स्केल होती है, 7 से कम है, तो वह मृदा क्या होगी, अम्लीय होगी। जैसे मान लीजिए 6 है, 4 है, 5 है। अब ऐसा नहीं होता है कि किसी मृदा का पीएच मान परफेक्ट 4 है, ऐसा नहीं है, वो वेरी करता है कि 3 से 5 होगा या फिर 5 से 8 होगा। ठीक है, पर मोटा मोटा देखा जाता है किसी मिट्टी का यदि पीएच मान 7 से कम है, ठीक है, तो वो अम्लीय प्रकृति की मृदा होगी। 7 से अधिक है तो वो क्षारीय प्रकृति की होती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर किसी भी मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए कि वो एक अच्छी मृदा कहलाए, उसमें कृषि की उत्पादकता अच्छी हो। ठीक है, तो 7 के आसपास है ना, उदासीन के आसपास ऐसी मिट्टी जिसका पीएच मान 7 के आसपास होता है, वो मिट्टी साधारणतः अच्छी मानी जाती है। मतलब ना मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय हो, ना मिट्टी बहुत ज्यादा क्षारीय हो, है ना, उदासीन के आसपास हो। जैसे कि 7.5 मिट्टी का पीएच मान हो, है ना, 6 के आसपास हो, 6.5 से 7.5 के आसपास हो, 8 के आसपास हो। जैसे कि आप देखेंगे जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी, इनका जो पीएच मान होता है उदासीन के आसपास का होता है। हालांकि थोड़ा सा ये बेसिक नेचर की होती है, लेकिन उदासीनता के आसपास का इनका नेचर होता है। तो ये समानता कृषि की उत्पादकता की दृष्टि से अच्छी मानी जाती है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की मिट्टी होती है। अम्लीय के अंतर्गत कौन सी मिट्टी आएगी, तो अम्लीय के अंतर्गत आप देखेंगे तो एक अच्छा एग्जाम्पल लेटेराइट मिट्टी है ना, लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, अब ज्यादा कोई अम्लीय मिट्टी होगी तो उसमें उत्पादकता भी कम होगी, बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं होगी। कोई मिट्टी एकदम क्षारीय होगी तो उसका भी उपजाऊपन उतना अधिक नहीं होगा। जैसे कि लेटेराइट मिट्टी का जो पीएच मान है लगभग 4.5 के आसपास होता है।
ठीक है, तो ये अम्लीय प्रकृति की मिट्टी है। और एक और बात याद रखिए कि अम्लीय प्रकृति की जो मिट्टी है, ज्यादा वर्षा वाले स्थानों में, ज्यादा वर्षा जहां पर होती है वहां पर आपको एसिडिक सॉइल देखने को मिलेगी। जैसे कि हमने देखा था कि लैटेराइट मिट्टी जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था ना कि लैटेराइट मिट्टी वहां पर ही देखने को मिलती है जहां पर अधिक वर्षा होती है, अधिक टेम्परेचर होता है, वहां पर लैटेराइट मिट्टी देखने को मिलती है ना। और ये कैसी है, किस प्रकृति की है, तो ये अम्लीय एसिडिक नेचर की मिट्टी होती है, इसी कारण से ज्यादा उपजाऊ नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। अब जैसे हम बात करें, जलोढ़ मिट्टी एक सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, तो 7 से 8 के बीच में लगभग इसका पीएच मान होता है। इसी प्रकार से काली मिट्टी भी काफी अच्छी मानी जाती है, तो इसका भी लगभग 7 से 8 के आसपास है ना, एग्जैक्ट नहीं होता है, वेरी करता है, जैसे कि 7.2 से 8.5, ऐसा अलग अलग प्रकार की मिट्टी का पीएच मान हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। अब अगला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो यहां से क्वेश्चन बनता है कि मिट्टी की यदि अम्लीयता को दूर करना हो तो आप कैसे करेंगे, तो चूने का, है ना, चूने का प्रयोग करके, लाइम का प्रयोग करके आप मिट्टी की अम्लीयता को कम कर सकते हैं या फिर दूर कर सकते हैं। अगला एग्जाम में क्वेश्चन आता है मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए क्या करेंगे, तो मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए आप जिप्सम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट प्रीलिम्स में, वनडे एग्जाम से में आ जाते हैं, आपको याद रखना है। अम्लीयता को दूर करने के लिए लाइम का, चूने का प्रयोग, और क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। अधिक वर्षा वाले स्थान में अम्लीय मिट्टी मिलेगी, कम वर्षा वाले स्थान पर क्षारीय मिट्टी देखने को मिलेगी। साधारणतः अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है, जो कि 7 पीएच के आसपास वाली मिट्टी जो होती है वो अच्छी मिट्टी मानी जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग में रखने हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर तो ये जनरल से पॉइंट है। एक पॉइंट लिखा है कि देश में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा जलोढ़ पाई जाती है। ठीक है, फिर लाल पीली का प्रतिशत है, उसके बाद काली मिट्टी है, और फिर लैटेराइट है ना। ये 4 क्षेत्रफल के अनुसार आप देखेंगे सर्वाधिक मिट्टी, तो लगभग सबसे ज्यादा 40% के आसपास जलोढ़ है, फिर लाल पीली है, फिर काली है, और फिर लैटेराइट है ना। ये लाल पीली और काली में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 16% के आसपास ये दोनों मिट्टी पाई जाती हैं, लेकिन सेकंड पर लाल मिट्टी लाल पीली है और थर्ड पर ये है ना। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो अभी मैंने आपको समझाया, अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी, तो सामान्य भूमि का पीएच मान कितना होता है, 6 से 7 होता है। मतलब सामान्यतः जो फसल उगाई जाती है तो 6 से 7 पीएच की फसलें होती हैं, इसमें उसे उगाई जाती हैं। ये कुछ मिट्टियों की यहाँ पर पीएच वैल्यू लिखी है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझने के दृष्टिकोण से आप इनको समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे जैसे लेटराइट मिट्टी है, इसका पीएच कितना है, 4.5। हमने डिस्कस किया था कि ये अम्लीय मिट्टी है। ठीक है, और बहुत ज्यादा उत्पादकता और उपजाऊपन इसमें नहीं है, क्योंकि ये अम्लीय, पूर्णतः अम्लीय नेचर की है। यहां पर आप देखिए रेड सॉइल 5.5 से 8.5 के बीच में ये वेरी कर रही है ना, लाल पीली मिट्टी, तो इतना ज्यादा इसमें गैप है, इस कारण से ये भी ज्यादा उपजाऊपन नहीं है। लेकिन ये मिट्टी जो है ये उदासीनता के आसपास ही है, 7.2 से 8.5 और 7.5 से 8 के बीच में, इस कारण से ये थोड़ा सा ठीक ठाक मिट्टी होती है उत्पादकता के दृष्टिकोण से, ये बात आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पीएच मान ये बताता है कि मिट्टी की कितनी अम्लीय है और कितनी क्षारीय है। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी, वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अम्लीय मिट्टी, जब मिट्टी का पीएच वैल्यू 7 से कम होती है तो अम्लीय मिट्टी होती है, जब 7 से अधिक होगी तो क्षारीय मिट्टी हो जाएगी। ये मैंने आपको बता दिया। अधिक वर्षा वाले स्थानों पर अम्लीय मिट्टी होती है, कम वर्षा वाले स्थानों पर क्षारीय मिट्टी होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप अम्लीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी के बारे में लिख भी सकते हैं, कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन गया तो वो भी आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए एक नोट लिखा है, फसलों के लिए अधिक अम्लीय और अधिक क्षारीय मिट्टी अच्छी नहीं होती है। मतलब पीएच वैल्यू उतनी होनी चाहिए उदासीनता के आसपास, ना मिट्टी बहुत ज्यादा क्षारीय हो ना बहुत ज्यादा अम्लीय हो। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। अब अम्लीयता को दूर करने के लिए चूने का प्रयोग करते हैं, लाइम का प्रयोग करते हैं, और क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। अम्लीय मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है जब पानी का निकासी अच्छी हो। ठीक है, इसलिए पर्वतीय ढालों पर इसे उगाया जाता है। ठीक है, अम्लीय मिट्टी हमने देखा था, लैटेराइट मिट्टी अम्लीय मिट्टी का एग्जाम्पल है, और खासतौर पर चाय वगैरह की फसल के लिए अच्छी होती है ना, जहां पर पानी का निकास अच्छा हो। जैसे कि आप देखेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल बनाकर चाय की खेती की जाती है, वहां पर पानी का निकास अच्छा होता है, वहां पर लैटेराइट मिट्टी होती है, इस कारण से वो चाय की फसल के लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। अब फाइनली हम पढ़ते हैं मृदा अपर्दन को, सॉइल इरोजन को। अब मृदा अपर्दन क्या है, ठीक है, देखिए मृदा का टूट फूट जाना है ना, और एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना, उसकी जो उपजाऊ परत होती है, इसको ही हम मृदा अपर्दन बोलते हैं। जैसे कि देखिए ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है मृदा के अंतर्गत। मृदा क्षेत्र में वनस्पतियां नहीं होने के कारण, प्राकृतिक कारणों के चलते जब मृदा खंडित हो जाती है, टूट फूट जाती है, इसको ही हम मृदा अपर्दन कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझिए जैसे कि ये एक पेड़ है बहुत बड़ा, ठीक है। अब जितना बड़ा पेड़ होगा, जितना विशाल पेड़ होगा, उसकी जड़ें भी क्या होंगी, उतनी ही दूर तक फैली होंगी, ठीक है, दूर तक फैली होंगी। अब आपको एक मैं एग्जांपल देता हूं, अपने जब आप बचपन में होंगे या फिर अभी भी आप यदि गार्डनिंग वगैरह करते होंगे तो आपको पता होगा, जैसे आप अपने गार्डन वगैरह में छोटे छोटे पौधे लगाते हैं ना, छोटे छोटे पौधे वगैरह लगाते हैं, या फिर जो घासेस होती हैं, है ना, जो घास होती है, ग्रास होती है, उसको जब आप उखाड़ते हैं, है ना, तो उसकी जड़ के साथ आप देखेंगे बहुत सारी मिट्टी भी बाप ऊपर आ जाती है ना। जब आप किसी घास को उखाड़ेंगे या फिर किसी छोटे पौधे को उखाड़ेंगे तो उसकी जड़ ऊपर आएगी, और जड़ के साथ बहुत सारी मिट्टी के जो ढेले होते हैं वो भी उस जड़ के साथ ऊपर आ जाते हैं। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो भी पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, ये मिट्टी को बांध करके रखते हैं। क्या करते हैं, मिट्टी को आपस में जोड़ करके रखते हैं, बांध करके रखते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जब आपने कोई बड़ा पेड़ काटा या फिर कोई पौधा, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, छोटा सा आपने घास उखाड़ी, तो वहां की मृदा क्या हुई, कमजोर हुई। पहले क्या था, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, ये पूरी मिट्टी है, ठीक है, ये पूरी यहां पर मिट्टी है, ठीक है। यहां पर एक बड़ा सा ये पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, ये ट्री है बड़ा सा, ये बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है, और इसकी जड़ें यहां पर इस प्रकार से ये फैली हुई है, ठीक है, ये जड़ें हैं। बड़ा पेड़ है तो जड़ें भी बहुत दूर दूर तक होंगी, ठीक है। अब इस पेड़ ने इस पूरे क्षेत्र की जो ये मिट्टी है इसको बांध करके रखा है। क्या कर रखा है, बांध करके अच्छे से रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि कोई बारिश भी होती है, कोई पानी भी आता है, तो मिट्टी चूंकि चिपकी हुई है पेड़ की जड़ों के साथ, तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपने इस पेड़ को काट दिया, है ना, जब काट दिया तो इसकी जड़ें भी मर जाएंगी, है ना, एक टाइम के बाद जड़ें समाप्त हो जाएंगी, और जो ये मिट्टी को बांध करके रखी हुई थी जड़ें, तो ये ढीली पड़ जाएंगी, ठीक है, जिसके कारण से यहाँ की पूरी मिट्टी ढीली पड़ जाएगी, और समय के साथ यदि कभी बारिश होती है या फिर और भी कई कारणों से इसका अपरदन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे मेन कारण जो है मृदा अपरदन का, वो है वनस्पतियों का कम होना, जंगलों को काटना, इस कारण से मृदा अपरदन बहुत ज्यादा होता है। इसके और भी बहुत सारे कारण हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सामान्य तौर पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस प्रकार से, ठीक है। तो वनस्पतियां नहीं होने के कारण, प्राकृतिक कारणों के चलते, अब इसके पीछे प्राकृतिक कारण भी हैं, मानवीय कारण भी हैं, अभी हम सारे समझेंगे, ठीक है। तो मृदा का टूट फूट जाना, इसको ही हम मृदा अपरदन बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल सामान्य भाषा में मैंने आपको समझा दिया। अब इसके कारण भी हम देख लेते हैं, बहुत सारे कारण हैं, कुछ कारण हम यहाँ पर समझते हैं, जैसे कि तीव्र मूसलाधार बारिश, ठीक है। अब ये कोई क्षेत्र है, ठीक है, ये एक कोई क्षेत्र है, यहाँ पर मिट्टी है, ठीक है, ये मिट्टी है मान लीजिए। यहाँ पर जब लगातार वर्षा की बूंदें गिर रही हैं, बहुत तेजी से बारिश हो रही है, तो बहुत तरीके से मृदा का क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, रूपांतरण, मतलब यहाँ पर जो भी मृदा होगी, ठीक है, जब तेज तेज मूसलाधार बारिश होगी तो उस बारिश के पानी के साथ मृदा भी एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसके बहुत सारी चीजें होती है मृदा अपरदन के अंतर्गत, रेल अपरदन होता है, अवनालिका अपरदन होता है, सारी चीजें अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मृदा का जो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, तो बारिश, है ना, मूसलाधार बारिश हो गई। इसके अलावा जरूरी नहीं मूसलाधार बारिश हो, जब कम बारिश भी हो रही है तो कम तौर पर वो अपर्दन होता है, लेकिन होता जरूर है, ठीक है। अभी हम सारी चीजें समझेंगे। वनों की कटाई ये सबसे मेन कारण है ना, वनों की कटाई या फिर वृक्षों की कटाई। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, जब हम जो वन होते हैं, वृक्ष होते हैं, ये इनकी जो जड़ें होती हैं मृदा को बांध करके रखती हैं, ठीक है, क्या करती हैं, बांध करके रखती हैं। जब आप वृक्षों को काटते हैं, वनों को काटते हैं, तो वो भूमि ढीली पड़ जाती है, ठीक है, और समय के साथ जब वर्षा होती है फिर अन्य कारणों से उस मृदा का अपरदन हो जाता है। तो ये क्या होता है, वनों की कटाई एक मेन कारण है। इसके अलावा इसके संरक्षण के लिए हम एक पॉइंट पढ़ेंगे कि वनों को लगाना आवश्यक है, वृक्षों का वृक्षारोपण करना आवश्यक है, ठीक है। झूम कृषि, झूम कृषि में क्या होता है, इसको हम स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं। इसमें भी यही होता है कि एक वन क्षेत्र है ना, वहां पर क्या करेंगे, पहले कटाई करेंगे उन वनों की, उस भूमि को कृषि योग्य बनाएंगे, कुछ समय वहां पर कृषि करेंगे, फिर उस लैंड को छोड़ करके सेकंड जब उसकी उत्पादकता या फिर उसकी जो उर्वरक क्षमता खत्म हो जाएगी तो दूसरी लैंड में चले जाएंगे, वहां के वनों को काटेंगे और फिर से वही चीजें करेंगे, है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी क्या हो रहे हैं, यहाँ पर भी वन कट रहे हैं, जिसके कारण मृदा अपरदन होता है, ठीक है। तीव्र वायु का चलना, खासतौर पर मरुस्थलीय क्षेत्रों में आप देखेंगे, है ना, कि जब बहुत तेजी से आंधियां चलती हैं, हवाएं चलती है, तो अपने साथ मृदा को भी
उड़ा करके ले जाती हैं, तो उनकी ऊपरी परत का कहीं ना कहीं अपर्दन होता है। तो ये भी एक कारण है। ठीक है, अवैज्ञानिक कृषि, अत्यधिक सिंचाई करना, ठीक है, उर्वरकों का प्रयोग करना। अब वही हो गया जैसे कि बारिश होती है उसी प्रकार से अत्यधिक सिंचाई यदि आप करेंगे तो उससे भी मृदा का अपर्दन होता है। इसके अलावा बहुत सारे मानवीय कारण भी हैं, जैसे कि खुदाई करना, सड़क निर्माण करना, बांध निर्माण करना, ठीक है, सड़कों का निर्माण, ये सभी अन्य कारण हैं मृदा अपर्दन के। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे बड़ी मात्रा में यदि आप खुदाई करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर कोई पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ पर आप मान लीजिए सड़क बना रहे हैं ना। आप सड़क बनाने के लिए आपको किसी जगह को विस्फोट करना है, तो डायनामाइट से आप विस्फोट करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्रैक्स आएंगे, ठीक है, और मृदा टूटेगी फूटेगी, है ना, पूरा का पूरी लैंडस्लाइड भी हो जाती है कई बार मृदा अपरदन के चलते ही, है ना। तो धीरे धीरे इस प्रकार की चीजें भी होती हैं, आपको याद रखना है। तो खुदाई, सड़क निर्माण, बांध, ये सब कुछ मानवीय कारण है। इनको आप सेपरेट भी कर सकते हैं कि प्राकृतिक कारण कौन से हैं, मानवीय कारण कौन कौन से हैं। तो ये सारे कारण हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब कुछ अपर्दन के प्रकार भी हैं, इरोजन के प्रकार भी हैं, इनको हम देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले है असफाल अपर्दन। ठीक है, ये क्या है? जब वर्षा की बूंद सीधे मिट्टी पर गिरती है तब मिट्टी के कण मुख्य भूमि से अलग हो जाते हैं, इसको असफाल अपर्दन कहते हैं ना। ये प्रारंभिक एक प्रकार से स्टेज होती है, जैसे कि वर्षा की बूंदें गिरी है ना, तो जब गिरती हैं तो आपको पता होगा कि मिट्टी के कण है ऊपर उड़ते हैं, है ना। जब वर्षा की बूंद यहाँ से टकराएगी जमीन से तो कुछ मिट्टी के कण इस प्रकार से ऊपर उड़ते हैं। ठीक है, और इसको ही हम बोलते हैं असफाल अपर्दन। ये सबसे पहली प्रक्रिया होती है अपर्दन के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सिंपल सी प्रक्रिया है। दूसरा होता है परत अपर्दन। अब क्या होगा? अब मिट्टी की पूरी जो ऊपरी लेयर है, जो उपजाऊ लेयर है ये, है ना, ये ही पूरी ट्रांसफर होकर के एक स्थान से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं परत। नाम में ही आपको लिखा है परत, पूरी की पूरी लेयर ही शिफ्ट हो जा रही है मूसलाधार बारिश के चलते या फिर बारिश के चलते। ठीक है, जब पानी बहेगा, ठीक है, इस प्रकार से पानी बह रहा है तो अपने साथ वह मिट्टी को भी बहा करके ले जाएगा और उसको स्थानांतरित कर देगा। इसको हम बोलते हैं परत अपर्दन। ठीक है, देखिए मृदा की ऊपरी परत के अपर्दन को परत अपर्दन कहते हैं। यह अपर्दन समतल भूमि पर मूसलाधार बारिश के बाद होता है। इसमें मृदा का दिखना आसानी से दिखाई नहीं देता, बहुत ही हानिकारक ये होता है, और सूक्ष्म और अधिक उर्वर परत इसमें हट जाती है ना। ऊपर की जो सबसे उर्वर परत होती है वही अपर्दित हो जाती है और स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम परत अपर्दन बोलते हैं। एक होता है रिल अपर्दन। रिल अपर्दन में क्या होता है? इस प्रकार की नालियां बन जाती हैं, छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से छोटी छोटी नालियां बन जाएंगी, मतलब ये लैंड है, ठीक है, मूसलाधार बारिश हुई तो इस प्रकार से नालियां बन जाएंगी। ठीक है, और ये नालियां गहरी होती जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर पानी बह रहा है, ठीक है, और ये छोटी छोटी नालियां बन गई हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिल अपर्दन। मतलब यहाँ की पूरी जो मिट्टी है वो अपर्दित हो चुकी है ना। तो इसको हम बोलते हैं रिल अपर्दन। मूसलाधार बारिश के कारण मृदा की कमजोर परत का हटना और कठोर कठोर मृदा में नालियों का बनना रिल अपर्दन कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम रिल। अब इसी का और एडवांस वर्जन ऐसे साधारण लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो वो होता है अवनालिका अपर्दन, जो कि अगला है। अब यही जो रिल हैं छोटे छोटे, ये जब बड़े हो जाते हैं, बड़े मतलब इतने बड़े हो जाते हैं कि एक कमरे के बराबर बड़े, कि आप उस अपर्दित क्षेत्र में खड़े हैं तो दिखाई भी नहीं देंगे। सबसे अच्छा एग्जांपल है, आपने सुना होगा चंबल के बीहड़, है ना। चंबल में जो बीहड़ देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, यहां से बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है अवनालिका अपर्दन से, चूंकि यह एग्जाम्पल अच्छा खासा है और हमारे भारत में ही चंबल नदी के द्वारा देखने को मिलती है। चंबल आपको पता होगा यमुना की सहायक नदी है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में ही बहती है और उत्तर प्रदेश में जाकर के यमुना से मिलती है। ठीक है, ये क्या कर रही है? इन्हीं जो रिल थे इनको और बड़ा कर रही है ना। मतलब इतने बड़े लेवल पर ये अपर्दन कर रही है कि ये जैसे कमरा है ये, है ना, ये पूरा एक ऐसी खाई बना देगी ये गहरी सी। ठीक है, एक बड़े बड़े गड्ढे बना देगी, इतने बड़े गड्ढे कि आप देखते होंगे कि इस पर जो मूवी भी बनी है, चंबल के जो डाकू होते थे इन्हीं बीहड़ों में छुपते थे, जो कि चंबल के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, और इस पर ढूंढना भी उनको काफी मुश्किल हो जाता था। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं अवनालिका अपर्दन या फिर गली अपर्दन। ठीक है, दो शब्द हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं, प्रीलिम्स में, मेंस में, हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, जब सतही जल की मात्रा बढ़ती है और ढलानों पर जल का वेग काफी तीव्र गति से बढ़ता है, इसके कारण धाराएं चौड़ी होकर अवनालिकाओं में बदल जाती हैं और आगे जाकर के अवनालिका बड़े बड़े गड्ढों में बदल जाती हैं। ठीक है,
छोटी छोटी रिल क्या हो गई, बड़े बड़े गड्ढों में परिवर्तित हो गई, और ये गड्ढे जो हैं 50 से 100 फीट गहरे भी हो सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं अवनालिका अपर्दन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चंबल नदी ये करती है ना। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि अवनालिका अपर्दन कौन सी नदी करती है, तो चंबल नदी अवनालिका अपर्दन का कार्य करती है, ठीक है। तो ये कुछ अपर्दन मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। असफाल अपर्दन, परत अपर्दन, रिल अपर्दन और अवनालिका अपर्दन, जिसमें से अवनालिका काफी महत्वपूर्ण है, परत अपर्दन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखना। अम्लीय मृदा क्या होती है, क्षारीय मृदा क्या होती है, इसके पहले हमने 8 प्रकार की मृदाओं के बारे में डिस्कस किया। ये सभी चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए लिखा है चंबल घाटी के क्षेत्र में गड्ढों का निर्माण होता है, इसको ही हम अवनालिका अपर्दन बोलते हैं। चंबल नदी के द्वारा ये किया जाता है। मध्य प्रदेश का जो मुरैना भिंड जिला है, ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश में आप देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र है, ये है ना, इस रीजन में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो नदियां हैं बड़ी बड़ी अवनालिकाएं बना देती हैं, कुछ इस प्रकार से देखिए, गहरे गड्ढे, बिल्कुल ये इस प्रकार से गहरे गड्ढे, ठीक है। इसको आप और अच्छे से अपने उसमें देख सकते हैं। तो ये हो गया मृदा अपर्दन के कारण हमने पढ़े, कौन कौन से अपर्दन होते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया। अब इसके जो संरक्षण के उपाय हैं उनको भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले देख लीजिए कि जो अपर्दन है इनका क्रम क्या है। तो सबसे पहले होता है असफाल अपर्दन, मतलब छोटी छोटी जब वर्षा की जब बूंदें पड़ती है तो छोटे छोटे कण मिट्टी के उछलते हैं, है ना, ये प्रारंभिक स्टेज होती है। फिर परत अपर्दन होता है, पूरी लेयर ही शिफ्ट हो जाती है। फिर रेल अपर्दन, छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं, और फिर बड़ी नालियों में वो बदल जाती है, इसको हम बोलते हैं अवनालिका अपर्दन। तो ये इनका एक क्रम होता है मृदा अपर्दन का, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब मृदा संरक्षण की भी बात कर लेते हैं। तो जैसे हमने मृदा अपर्दन के कारण देखे थे, उसी से रिलेटेड है संरक्षण, जैसे कि वृक्षारोपण करना, ये सबसे मेन है, ठीक है। जंगलों को ना काटना, है ना, क्योंकि जितने ज्यादा वृक्ष होंगे और जंगल बने रहेंगे, उससे अच्छे से मिट्टी भी बंद करके रहेगी और उनको उनका अपर्दन नहीं होगा, ठीक है। बाढ़ को नियंत्रित करना, है ना। अब बाढ़ से भी बड़ी मात्रा में क्या होता है, मृदा अपर्दन होता है। तो बाढ़ को नियंत्रित करना और बांधों का बनना, मतलब बांधों को जब आप बनाएंगे, डैम्स को आप बनाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उससे बाढ़ को नियंत्रित करते हैं। अब देखिए जब बाढ़ आती है तो बड़ी मात्रा में पानी भी आता है ना, और उससे जैसे मान लीजिए नदी क्या होता है, जैसे मान लीजिए नदी है, ठीक है, नदी इस क्षेत्र में बह रही है, ठीक है। अब जब बाढ़ का पानी आएगा तो बाढ़ का पानी यहाँ तक भी आ जाता है, ठीक है, यहाँ तक भी बाढ़ का पानी बहने लगता है। और कई बार क्या होता है, जो इसका ये वाला रीजन था, इसका पूरा अपर्दन कर देती है नदी, है ना, ये पूरा क्षेत्र अपने साथ बहा करके भी ले जाती है कभी कभी, जब बहुत ही मूसलाधार बाढ़ आती है, ठीक है। तो इससे भी कहीं ना कहीं क्या होता है, अपर्दन होता है। पशु चारण को नियंत्रित करना, पशु चारण को नियंत्रित करना मतलब अभी मैंने आपको एक घास का एग्जाम्पल दिया था, जो छोटी छोटी घास होती हैं, पौधे होती हैं, ये भी कहीं ना कहीं मृदा संरक्षण का कार्य करते हैं, मृदा को बांध करके रखते हैं। जब बड़ी मात्रा में लार्ज स्केल में पशु चारण होता है तो उससे भी मृदा अपर्दन होता है ना। भले ही छोटे स्केल पर होता है, पर होता है, जिम्मेदार है। फसलों की अदला बदली करके उनको बोना, ठीक है। एक ही फसल को लगातार बोने से क्या होता है, भूमि की उर्वरक क्षमता जो है वो कम होती है, और उससे मृदा अपर्दन भी होता है। इसके अलावा झूम कृषि को नियंत्रित करना, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, बस आपको एक बार समझना है चीजें। आप बहुत सारे एग्जाम्पल खुद से ही लिख सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर टफ चीजें नहीं है। क्लियर है। तो ये आज हमने मृदा वाला जो टॉपिक है 3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया। इसको अब आपको होमवर्क ये रहेगा कि मृदा संरक्षण, इसके अलावा मृदा अपर्दन के जो कारण है, इनको आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जो भी सिविल सर्विसेज वाले बच्चे हैं इनको आपको लिखना है अच्छे से। अभी तो मैंने सिंगल पॉइंट में आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब इसको आपको अपनी लैंग्वेज में अच्छे से लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में मेंस में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही रखते हैं। तो मृदा वाला हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है, बहुत सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। आप सीरीज को फॉलो कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस सीरीज को शेयर जरूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएं। तो फिलहाल आज का वीडियो लेक्चर यहाँ तक ही रहेगा। वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।